हेलो एवरीवन, दिस इज कुशान अलगिया फ्रॉम लर्न आईटी विद कुशान। आज हम क्या करने वाले, मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके क्या क्या फंक्शंस है। उसमें एक फंक्शन था मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ने के से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि मेमोरी क्या होती है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है और उनके सारे क्लासिफिकेशन की ज़रूरतें क्या है। ठीक है, ये बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब इस वीडियो की सारी एक आउटलाइन दे देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाला है। फर्स्ट इज मेमोरी हायरार्की, सेकंड इज एक्सेस स्पीड, स्टोरेज इन कैपेसिटी, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये इस लेक्चर का आउटलाइन है। ठीक है, अब जीटीयू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिकली दो ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज मेमोरी हायरार्की एंड इट्स कंपोनेंट, मीन्स मेमोरी के टाइप्स क्या है। ठीक है, और सेकंड है फंक्शंस ऑफ रैम। रैम है उसका एक कंप्यूटर में फंक्शन क्या है, एंड व्हाई डू वी रिक्वायर रैम इन कंप्यूटर सिस्टम। ये दोनों एक ही है, मीन्स आंसर दोनों का सेम ही है। ठीक है, अब डायरेक्टली जंप करते हैं। व्हाट इज मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की मीन्स क्या, एक है मेमोरी, एक है हायरार्की। मेमोरी मीन्स एक कंटेनर जिसमें हम कोई भी फाइल या फिर वैल्यू को स्टोर करते हैं, और हायरार्की मीन्स क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप वे जिसमें हम कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हायरार्की वर्ड किधर से आया, वो एक ट्री से आया है। जैसे कोई ट्री है, उसकी एक ब्रांच होती है, उसमें से मल्टीपल ब्रांच इवॉल्व होती है। उसका मतलब क्या है कि एक ब्रांच से मल्टीपल ब्रांच में हम ट्रांसफर करता है, तो क्या है, उसका जो डेटा पार्ट है या फिर उसकी क्वालिटी है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे मेमोरी हायरार्की में भी ऐसा ही होता है कि सबकी क्वालिटी एक हायरार्की के बाद चेंज होती है। तो मेमोरी हायरार्की दोनों को मिला के एक वर्ड बना मेमोरी हायरार्की, जिसका मतलब क्या है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल, दे कैन बी डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या है, वो दिए गए एक्सेस स्पीड, फिर साइज और पर यूनिट कॉस्ट। अब ये एक बहुत ही बेसिक लेक्चर है, क्योंकि अगर आप कोई भी कंप्यूटर को भी परचेज करने जाते हो तो इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि उसकी साइज कैसे, आपको मीन्स क्या देखना चाहिए कंप्यूटर में, कितनी साइज होनी चाहिए, तो मीन्स हार्ड डिस्क की साइज क्या होनी चाहिए, रैम की साइज क्या होनी चाहिए, उसका कॉस्ट आप कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम पे कर सकते हो, वो आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको वो सब कुछ आइडिया हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी अगर लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें आपको क्या देखना होता है। जैसे अगर कोई हार्ड डिस्क ले ली तो उसकी साइज आप क्या देखोगे, जनरली 1 TB या 512 GB होता है। वैसे अगर आप कोई मोबाइल को परचेज करते हो तो जनरली साइज क्या देखते हो, 128 GB या फिर 256 GB। ठीक है, ये एक जनरलाइजेशन है कि हम इतनी साइज देखते हैं। फिर होता है एक एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मीन्स क्या, अगर आपकी फाइल में मीन्स आपकी हार्ड डिस्क में या फिर आपकी स्टोरेज में कोई फाइल पड़ी, उस फाइल को आप अगर एक्सेस कर रहे हो तो कितना टाइम लगता है उसको डिस्प्ले होने में। जैसे मैंने कोई एक फोल्डर पढ़ा है और उसमें कोई वीडियो है, उस वीडियो को अगर मुझे प्ले करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा प्ले करने में, तो उसको बोलते हैं उसका एक्सेस टाइम। और एक्सेस टाइम जितना कम होता है उतना अच्छा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई भी फाइल पे अगर क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली लोड होना चाहिए, उसमें बहुत डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेस टाइम जितना कम होता है उतना अच्छा है। और पर यूनिट कॉस्ट, अब पर यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस है उसका एक पर यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है। जैसे हार्ड डिस्क है वो 1 TB के है, तो 1 TB का जनरल प्राइस है 4000 रुपीज। तो 1 TB मीन्स क्या कि 1000 GB। तो 1000 GB के लिए आपको 4000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वैसे ही कोई रैम लेने जाते हैं तो 4 GB की रैम है, उसका जनरल कॉस्ट होता है 2500 रुपीज। तो एक स्पेसिफिक वे है, आप कंपेयर करते हो कि 1 GB के लिए आपको कितना पे करना है। वैसे ही MB के लिए भी कंपेयर कर सकते हो कि 1 MB के लिए आपको कितना पे करना है। ये एक बेसिक जनरल वे है आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना। ये 3 फैक्टर पे मेमोरी हायरार्की कैसे बदलती है वो हम देखने वाले। तो मेमोरी हायरार्की स्टडी करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ मेमोरी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली 5 टाइप्स हैं, और 5th टाइप को अगर हम इग्नोर करें तो 4 टाइप गिन सकते हैं। फर्स्ट इज रजिस्टर, सेकंड इज कैश मेमोरी, थर्ड इज मेन मेमोरी, फोर्थ इज सेकेंडरी मेमोरी, और 5th जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, जो वो कंपलसरी नहीं होती कोई भी कंप्यूटर के लिए। जैसे पेन ड्राइव है, उसके बिना भी आप कंप्यूटर चला सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, उसके बिना भी आप कंप्यूटर चला सकते हो, उस पर डिपेंड नहीं है, बट वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है।
तो उसको एक स्टोरेज डिवाइस की तरह से हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली चलती है हायरार्की क्या है। तो एक बेसिक टेबल है हायरार्की का, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्टर टू मैग्नेटिक टैप्स, या फिर ये क्या बोलते हैं टर्शियरी स्टोरेज, ठीक है। अभी रजिस्टर देखते हैं। रजिस्टर होते क्या है? रजिस्टर ऐसे स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसमें वैल्यू होल्ड होती, स्टोर नहीं होती, उसमें वैल्यू होल्ड होती। मीन्स क्या, आप कुछ कंप्यूटेशन कर रहे हो, जैसे मैं बहुत ही बेसिक एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1+2। 1+2 करते हो तो उसमें कंप्यूटर में क्या एक्चुअली होता है, कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज आती है जो है बाइनरी लैंग्वेज, जो है 0 और 1 की लैंग्वेज। अब जब 1+2 करना है तो 0 1 + 1 1 होता है, जिसको अगर 1 और 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करें ना, 0 1 + 1 1 ये कंप्यूटेशन होता है बाइनरी में। तो वो जो वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यूज है उसको स्टोर करना पड़ता है कंप्यूटर में, ठीक है। अब हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे तो उसका एक्सेस टाइम बहुत बढ़ जाए, इसलिए आप कहाँ स्टोर करते हो, रजिस्टर में स्टोर करते हो। अब स्टोर का मतलब क्या है, टेम्पररीली होल्ड करता है, मीन्स उस वैल्यू को एक टाइम पे वो ऐसा उसको पता है कि इस टाइम पे इसकी वैल्यू ये है। अगर वो और जो स्पेसिफिक ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर वो वैल्यू उसको पता नहीं रहती, मीन्स वो वैल्यू रिसेट हो जाती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक कंपोनेंट रजिस्टर है, वो एक वैल्यू को होल्ड करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं। रजिस्टर्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे इसकी सारी प्रॉपर्टी डिराइव होती है कि ये जब भी एक सीपीयू है उसके अंदर रिसाइड करता है। मीन्स क्या होगा कि वो सीपीयू से सबसे ज्यादा नजदीक होगा, तो नजदीक होगा ना तो उससे डेटा लेना या देना बहुत ही ईजी हो जाएगा, मीन्स फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको डेटा को ट्रैवल कहाँ करना है, डायरेक्टली रजिस्टर से सीपीयू तक, कोई बीच में दूसरा मीडियम तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए डेटा ट्रांसफर इज वेरी फास्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, तो क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। दे हैव द लीस्ट एक्सेस टाइम। फास्टेस्ट मीन्स क्या होता है कि उसका एक्सेस टाइम होता है वो कम होता है, ठीक है। मिनिमम एक्सेस टाइम किसका है, वो रजिस्टर का है। अब जब भी आप किसी भी चीज को सीपीयू के पास बनाते हो तो उसकी क्या कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आप सीपीयू की साइज है ना वो लिमिटेड होती है, उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक अमाउंट तक ही आप उसमें स्टोर कर सकते, ठीक है। तो उस अमाउंट को इंक्रीज करते करते आप उतना नहीं ले जा सकते कि जहां पे आप सीपीयू की साइज बढ़ा दो, ठीक है। तो उसका पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सीपीयू एक बहुत ही नैनो लेवल पे डिजाइन होता है, और उसके साथ किसी भी स्टोरेज डिवाइस को बनाना वो भी एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका क्या पर यूनिट कॉस्ट मीन्स एक केबी या फिर एक एमबी की साइज कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ तो वो बहुत हाई होती है। अब जे आर जनरली इन किलोबाइट्स, अभी जो साइज होती है ना उसकी वो किलोबाइट्स में होती है। अभी हम आगे देखते हैं फिर हम कंपेयर करेंगे क्या होता है। अब और दे आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। अब फ्लिप फ्लॉप्स है ना वो एक 1 बिट मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर उसके वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ रजिस्टर्स। ये क्या है, टॉप लेवल डिवाइस है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है, स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। ये एक बेसिक फंडा था, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी की जरूरत क्या है, ठीक है। अभी रजिस्टर का तो देख लिया कि कंप्यूटर क्या 0 और 1 समझ में आता है, हमको वैल्यू 0 और 1 में स्टोर करनी पड़ेगी रजिस्टर्स में और फिर मैनिपुलेशन होगा, तो वो एक रजिस्टर की आवश्यकता है। अब कैश की जरूरत क्या है, कैश है वो एक इंडेक्सिंग मेथड पे वर्क करता है। अब जैसे आपकी स्टोरेज है वो 1 TB की है, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क है वो 1 TB की है। अब 1 TB डेटा को अगर आप एक साथ तो इसका एक्सेस नहीं कर पाओगे। उस 1 TB में से अगर आप कोई फाइल खोल रहे हो, जो कोई मूवी देख रहे हो जो 12 GB का है, वो सारा का सारा 12 GB अगर आप प्ले करोगे तो एक साथ प्ले नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी जो हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है, और हमें चाहिए एक फास्ट प्लेबैक डिवाइस। अब इस जो गैप पड़ गया, एक स्लो स्पीड डिवाइस है और हमें चाहिए फास्ट, इसके बीच में जो होगा उसको फिल अप करने के लिए हमारे पास मेन मेमोरी और कैश मेमोरी होगी। इनका फंक्शन क्या है बेसिकली। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बुक का।
आप अगर कोई भी बुक परचेज करते हो तो उसमें क्या आगे एक इंडेक्स दिया होता है। उस इंडेक्स से क्या होता है कि आप उस स्पेसिफिक पेज को इजीली लोकेट कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जो भी स्टोरेज है हार्ड डिस्क में, उन सभी फाइल का एक इंडेक्स बनता है कि ये फाइल किस फोल्डर में या फिर ये फाइल किस लोकेशन पे स्टोर है। उस इंडेक्स को पहले मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अब अगर 1 TB की हार्ड डिस्क है, उसका इंडेक्स निकालेंगे ना, तो वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम गिनते हैं कि हमारे पास जो मेन मेमोरी या फिर रैम है वो 8 GB के है, तो उसमें सारा सब कुछ नहीं आ जाएगा। या फिर अगर 8 GB की रैम है तो 8 GB आपको अगर ट्रैवर्स करना पड़े, ट्रैवर्स मीन्स क्या, 8 GB में एक एक चीज को देखना पड़े तो बहुत देर लगेगी। इसको भी मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास कैश मेमोरी है। इस पहले हार्ड डिस्क है, उसका इंडेक्स बनाया, वो मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया। मेन मेमोरी का फिर से इंडेक्स बनाया और वो कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया। ये एक ओवरव्यू था कि इंडेक्सिंग क्या होता है और क्यों मेन मेमोरी और कैश मेमोरी का यूज किया जाए। और ये अब आपको समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये था कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। कैश memory used to store segments of program that are frequently accessed by the processor. It is expensive and smaller in size, generally in megabytes, and is implemented by using static RAM. अब ये क्या होता है, एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर है, रजिस्टर से थोड़ा कम होगा पर फिर भी ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। दूसरा क्या है कि वो स्मॉलर इन साइज होता है और वो मेगाबाइट्स में होता है। अब किलोबाइट्स मीन्स क्या होता है, 2 to the power 10 उसको किलोबाइट्स बोलते हैं और 2 to the power 20 उसको मेगाबाइट्स बोलते हैं। 2 to the power 10 बिट्स, वैसे ही 2 to the power 20 बिट्स मीन्स क्या होता है, मेगाबाइट्स। अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी का फंक्शन क्या है इस बेसिकली में, मैंने अभी बताया कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें बहुत सारा डेटा होता है, उन सारे डेटा को एक इंडेक्स दिया जाता है और इंडेक्स कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी। अब इधर दिखा, आप देख सकते हो ये सारी चीज को प्राइमरी स्टोरेज बोला गया है। प्राइमरी स्टोरेज मीन्स क्या, इसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, इसमें डेटा टेम्पररीली स्टोर होता है। मीन्स अगर आप कोई भी डेटा को फेच करते हो तो वो टेम्पररीली उस स्टोरेज में आ जाएगा और वो परमानेंटली नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हो तो वो सारा डेटा इन सारी चीजों में से चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या होता है, ये वोलेटाइल स्टोरेज है। वोलेटाइल मीन्स क्या, जैसे उसके पास से पावर चला जाएगा ये सारी चीजें रिसेट हो जाएगी, मीन्स उसमें कोई भी डेटा स्टोर नहीं रहेगा। इसका एक बेनिफिट क्या है कि वो एक फास्टर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। और उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो वोलेटाइल, मीन्स उसमें परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अब नीचे आते नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस, इसका मतलब क्या है, उसमें आप डेटा परमानेंटली स्टोर करवा सकते हो। तो हमें सबको पता है कि कहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में या फिर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स क्या, कि जो ऐसी मेमोरी है जिसकी एक्सेस स्पीड कम है पर उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक मैग्नेटिक डिस्क आर प्रेजेंट एट लेवल 3. They are used as backup storage. They are cheaper than main memory and larger in size, generally in few TB. इसका मतलब क्या है कि पहले की उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीपर होता है। मीन्स अगर आप रैम अगर खरीदने जाते हो तो 4 GB की रैम आपको अराउंड 2500 में पड़ेगी, तो आपको 1 TB दैट इज 1000 GB की हार्ड डिस्क है वो आपको 4000 में पड़ेगी। तो कितना ज्यादा डिफरेंस है पर यूनिट कॉस्ट में, ठीक है। तो हार्ड डिस्क होती है वो चीपर होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज टर्शियरी स्टोरेज। अब टर्शियरी स्टोरेज का मतलब क्या है, ये जो ऑप्टिकल डिस्क या फिर मैग्नेटिक टैप्स, इसका भी कन्वेंशनल या फिर मॉडर्न वर्जन है जिसमें हम पेन ड्राइव को यूज करते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या है, वो टर्शियरी डिवाइस है, उसके नीड नहीं है, बट आप इसको एक मेमोरी डिवाइस की तरह से देख सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड से, पेन ड्राइव से। उसकी क्या स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है, पर वो एक पोर्टेबल डिवाइस है, उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी डिवाइस। अब ये पूरा चार्ट है, उसमें आप इधर देख सकते हो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो जैसे जैसे अगर कोई भी स्टोरेज है वो फास्ट होती जाती है तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती जाती है। जैसे इधर देखा है कि एक्सेस टाइम है वो क्या है, तो इधर फास्टर हो रहा है और इधर स्लोअर हो रहा है। वैसे स्टोरेज कैपेसिटी इधर बढ़ रही है, इधर कम हो रही है। ये बेसिक चार्ट है।
अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मेमोरी हायरार्की बताए तो ये चार्ट तो आपको ड्रॉ करना ही है, ठीक है। इसके ऊपर से ही आप सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स थे। अब क्या पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे रजिस्टर्स है, उसकी बैंडविड्थ मीन्स क्या, उसकी जो एक्सेस टाइम है उसकी स्पीड क्या है। जैसे इसमें क्या लिखा है 4K to 32K MB पर सेकंड। K मीन्स 1000, ओके, 4000 to 32,000 MB पर सेकंड। मीन्स अब इसकी स्पीड तो देखिए कि 4000 MB मीन्स क्या होता है 4 Gbps, ये रजिस्टर की स्पीड होती है। वैसे कैश मेमोरी की देखें तो 800 to 5000 Mbps मीन्स 0.8 to 5 Mbps। अब प्राइमरी मेमोरी मीन्स रैम की स्पीड पे आ जाते हैं 0.4 to 2 Mbps, और सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं तो 0.004 to 0.032 Mbps। ये बहुत ही स्लो होती है, ये बहुत इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है। ये 32 है और ये 32K है, मीन्स ये 1000 टाइम रजिस्टर फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर्स है, ठीक है। अभी जो मॉडर्न डिवाइसेस है वो बहुत ही इससे भी ज्यादा फास्टर हो चुके हैं, पर एक बेसिक कंपैरिजन चार्ट है, इसको स्टैटिस्टिकली नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका साइज क्या है, लेस देन 1 KB। रजिस्टर होता है वो जनरली 1 किलोबाइट्स की साइज में होता है। वैसे कैश मेमोरी है वो मेगाबाइट्स की साइज में होती है, प्राइमरी मेमोरी है वो गीगाबाइट्स की साइज में होती है, और सेकेंडरी मेमोरी है वो गीगाबाइट्स या फिर टेराबाइट्स की साइज में होती है। एक्सेस टाइम मीन्स क्या है, उसकी स्पीड कितनी है। तो जितना एक्सेस टाइम कम होगा उतना अच्छा है, ठीक है। जिसका 2 to 5 नैनो सेकंड है, इसका 3 to 10, 80 to 400 और 5 मिली सेकंड, ये बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। अब एक मैनेज कौन करता है, जो स्टोरेज डिवाइसेस है उनको मैनेज करना पड़ता है। वो कौन करता है, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे रजिस्टर होता है वो कंपाइलर होता है वो रजिस्टर को मैनेज करता है। हार्डवेयर कोई भी है वो कैश मीन्स कैश होता है ना, वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होता है कि इस हार्डवेयर में कितना कैश है, ठीक है। तो वो हार्डवेयर मैनेज करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्राइमरी मेमोरी मैनेज करती है और सेकेंडरी मेमोरी भी OS ही मैनेज करती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चार्ट था। अभी हम चलते डायरेक्टली रैम की रिक्वायरमेंट क्या है, और इस लेक्चर है उसका मेन मोटिव ही ये है कि रैम की रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे आपको मेमोरी मैनेजमेंट की समझ आए, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा होता है और CPU में जो रजिस्टर होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। उसमें सारा डेटा तो स्टोर कर नहीं सकते कि सारा डेटा रजिस्टर में डाल दिया और हमारा काम हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रजिस्टर की साइज बहुत स्मॉल होती है, उसको हमको CPU में फिट करना होता है। तो CPU में सारे रजिस्टर को फिट कर देंगे तो हमारे पास जगह ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करता है। अब उस डेटा को फास्ट रीड करने के लिए हमें एक मीडिएटर बनाना पड़ता है। मीडिएटर क्या होता है, रैम होता है। डेटा रैम होता है, उसका मतलब क्या है कि हार्ड डिस्क से वो थोड़ा डेटा लेगा और उसको फास्ट वे में CPU तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये एक मीडिएटर का काम होता है। तो इसमें लिखा है कि टू ब्रिज द प्रोसेसर मेमोरी परफॉर्मेंस गैप, hardware designers are increasingly relying on memory at the top of the memory hierarchy to close or reduce the performance gap. अब ये जो मेमोरी हायरार्की है अभी हमने देखा, उसमें क्या रजिस्टर टॉप पे और डिस्क है वो बॉटम पे। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको फिलअप करना पड़ता है। तो उसका काम कौन करता है, वो मेमोरी करती है, ठीक है। दिस इज डन थ्रू इंक्रीजिंगली लार्जर कैश हायरार्कीज। उसका मतलब क्या है कि मैंने अभी देखा है कि इंडेक्सिंग होता है, सारी फाइल्स का एक इंडेक्सिंग होता है। तो आप अगर मल्टीपल इंडेक्सिंग करते हो, जैसे क्या करना है, आप एक बुक ले लेते हो, ठीक है। उसमें आपने क्या किया कि ये चैप्टर इस पेज से शुरू हो रहा है, ऐसा लिख लिया, मीन्स वो एक इंडेक्स दिया है। अब आप क्या करते हो, जो चैप्टर 1 है वो जैसे 1 to 20 पेज तक है तो उसका एक इंडेक्स बना लिया। जैसे चैप्टर 1 to आपकी बुक में 900 चैप्टर्स है, ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि 900 चैप्टर्स है आपकी बुक में। तब क्या करें, 1 to 900 चैप्टर है उसका और एक इंडेक्स बनाए कि 1 to 20 चैप्टर्स है वो इस और इस पेज के बीच में है। तब आपको उस स्पेसिफिक पेज के बीच में ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक वे है वो मल्टीपल इंडेक्सिंग या फिर नेस्टेड इंडेक्सिंग। इंडेक्स का भी इंडेक्स बनाना है। तो ये जो है वो एक रैम फुलफिल करता है कि आप उसी रैम को और एक इंडेक्स बनाओ, उसको स्टैटिक रैम से बनाओ। मीन्स क्या, उसको एक कैश के तौर पे बनाओ। कैश इज नथिंग बट अ रैम ओनली, बट वो स्टैटिक रैम होता है,
जो मेमोरी होता है वो डायनेमिक रैम होता है। वो क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपको अब सिर्फ याद रखना कि कैश है वो स्टैटिक रैम होता है और मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है वो डायनेमिक रैम होता है, ठीक है। और इसका जरूरत क्या है वो भी हमने देखा कि जो डिस्क है और रजिस्टर है उनके बीच में एक गैप है, उसको फुलफिल करना है, इसलिए हमें रैम की जरूरत होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे जो चैप्टर आएगा, आगे जो वीडियोस आएंगे उसको पढ़ने के लिए भी ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि रैम की रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों हम इसी रैम को यूज करते हैं और कैसे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी मैंने बताया इंडेक्सिंग, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ने वाले। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें क्या है मेमोरी हायरार्की में पढ़ा। जो लास्ट कंक्लूजन पार्ट है वो आपको याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज इट, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।